हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपकी इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो अगला वीडियो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। इससे पहले मैंने आपको भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ा चुका हूं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीज़ आपको पहले ही मैंने पढ़ा चुका हूं सब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि मेरे वीडियो का जो सीरीज़ आ रहा है वो पहले सब्जेक्टिव आ रहा है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आ रहा। ठीक है। तो इससे इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है, जिसमें हम पूरी तरीके से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण ये सब बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये सारा डिस्कस कर चुके हैं कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, उसके बाद ड्रेन थ्योरी के बारे में, धन का निष्कासन सिद्धांत, ये सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पहले इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा बनाने में। नहीं तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग मत आइए, पहले आप सब्जेक्टिव देखिए, जो मैं आपको डिटेल में खूब अच्छी तरीके से पूरा याद करवा दे रहे हैं वो टॉपिक। तो आप उस टॉपिक्स को देखिए, देखने के बाद तब आप आइए उसी टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो पढ़े हैं तो उसको आपके दिमाग में याद आएगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको खुशी भी होगी कि हाँ, मेरा पढ़ा हुआ सब याद है। ठीक है। तो आप पिछले वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। लगभग 70, 80, 90 क्वेश्चन है। तो देखते हैं जितना क्वेश्चन हो पाता है। आधा क्वेश्चन, आधे घंटे का वीडियो रहता है, तो आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम बनाएंगे नहीं। जितना आधे घंटे में हो पाएगा हम उतना क्वेश्चन सारा करवा देते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग तैयार हैं अटेम्प्ट करने के लिए? तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसी का क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, होता क्या है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बुक से, लेकिन हम अटेम्प्ट इसलिए करवा रहे हैं, हम इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के पास लेके आ रहे हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि अपने से बनाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है और ना ही आपको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो देख करके अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके साथ साथ बहुत सारे हज़ारों लोग आपको आपके साथ वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट होगा कि हाँ, मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, दूसरे का ऐसे कितना आ रहा, मेरा कितना आ रहा, इस हिसाब से। ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो से देख करके पढ़ाई करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। और अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को नींद आने लगती है। तो इसलिए हम आप लोगों का वीडियो सीरीज सारा लेकर के आ रहे हैं कि आराम से कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से बैठ करके वीडियो देखिए। ठीक है। आपकी तैयारी भी होती रहेगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये स्टार्ट करें। पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, डिटेल में समझाएंगे नहीं, बस खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग को क्वेश्चन टिक लगाने के लिए, और उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। ठीक है। आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को पहले जाके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रभाव है भारत पर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पड़ा था, ये पूछ रहा। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो आपका आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था, इसलिए हम आर्थिक क्षेत्र आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। ए नंबर पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं उपनिवेशवाद के चरण के बारे में। पहला देखिए, कह रहा है कि वाणिज्यिक चरण 1757 से लेके 1813 था। इसकी विशेषता पूछ रहा है कि ये उपनिवेशवाद, इस चरण की विशेषता क्या थी। हम आपको विशेषता बता चुके हैं, तीनों चरण की विशेषता बताए हैं कि पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। ठीक है। तो आपको ये सब बताना है। तो देखिए, वाणिज्यिक चरण कब से कब तक था? 1757 से लेकर 1813 तक। इसको हम लोग प्रथम चरण कहते हैं, 57 प्लासी के युद्ध से लेकर 1813। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो वही हम बता चुके, एकाधिपत्य व्यापार का व प्रत्यक्ष विनियोग का काल।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी के पास ये अधिकार था व्यापार करने का और किसी बाहरी लोगों के पास नहीं था। यह अधिकार कब खत्म होता है, तो वो दूसरे चरण में खत्म होता है। ठीक है, तो पहला चरण की विशेषता क्या हो जाएगी, एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से कंपनी के हाथ में व्यापार का शासन था। आगे आइए, दूसरा चरण था औद्योगिक चरण, 1813 से लेकर 1807 तक था। 1857 या 1807, कहीं कहीं 1857 भी देता है, कहीं कहीं 1860 भी देता है। ठीक है, तो दूसरा चरण औद्योगिक चरण था। इसकी विशेषता क्या थी, मुक्त व्यापार का काल। ये हम आपको बता चुके हैं कि दूसरे चरण में ही क्या होता है कि व्यापार को पूरी तरीके से मुक्त मतलब फ्री कर दिया जाता है कि कोई भी लोग आकर के आम जनता भी आकर के व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा 2, और सी वित्तीय पूंजीवाद 1800 से। ये तीसरा चरण क्या था, वित्तीय पूंजीवाद का मतलब पूंजी निवेश का काल था, 1860 से 1947 तक चला था। ठीक है, ये कि इसकी विशेषता क्या थी, तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग आकर के क्या कर रहे थे, पूंजी का निवेश कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो रेल हो, बैंक हो, बागान हो, इन सारे क्षेत्र में पूंजी का निवेश हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कब से शुरू हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद आपका लूटना शुरू हो गया था। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे आते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया नहीं गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इन तीनों को अपनाया गया था, लेकिन लास्ट में जो दहसाला व्यवस्था है इसको नहीं अपनाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहली बार भारत में जो प्रथम रेल लाइन है वो किसने बिछवाया था। तो प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। याद रखिएगा कि रेल व्यवस्था, देखिए इन तीनों चीज को इसको याद रखिएगा कि डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक टिकट जारी करना, डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सबसे पहली रेल लाइन किसने बिछवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। डाक व्यवस्था की शुरुआत भी, पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। ठीक है, फैक्स लाइन की जो लगवाया था कलकत्ता से लेकर के आपको कहाँ तक, चेन्नई तक, तो ये भी कहाँ किसने करवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए आगे आइए, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको हम आप ड्रेन थ्योरी कहते हैं, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ड्रेन थ्योरी क्या है, धन के निष्कासन का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, इसी को हम लोग संपत्ति के अपवहन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये हम बता चुके हैं। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे आइए, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी। देखिए आगे ये क्वेश्चन, इस 1853 में, याद रखिएगा इसमें भी क्वेश्चन छिपा हुआ कि 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन किसने शुरू की थी, तो डलहौजी ने। कब की थी, 1853 में की थी। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक बिछवाया गया था, तो आपसे कलकत्ता से लेकर के आगरा तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से लेकर के आगरा तक बिछवाया गया था। याद रखिएगा कि जो टेलीग्राफ लाइन 1853 में बिछवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वो कहाँ से कहाँ तक था, तो कलकत्ता से लेकर के आगरा तक था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक रूप प्राप्त किया था। ठीक है, अधिक लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश की जो भू राजस्व प्रणाली थी, जो हम आपको पढ़ाए थे, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये तो इन तीनों व्यवस्था जो थी, इसका सबसे अधिक लाभ किसको मिला था, ये पूछ रहा है। तो सबसे अधिक लाभ किसको मिला था, तो जमींदार को मिला था। ठीक है, ये जो पॉलिसी लाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी और अस्थाई, तो सबसे ज़्यादा लाभ इसमें किसको हुआ था, तो जमींदार को। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि अगले वाले में कंपनी जो है वो डायरेक्ट किससे टैक्स लेने लगी थी, किसान से। जमींदार को, एजेंट को हटा दिया था, क्योंकि जमींदार बहुत ज़्यादा पैसा लूटते थे बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, अपने रखते थे, कंपनी को कम देते थे और किसान से ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ था, तो जमींदार को हुआ था। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इसके सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बम्बई में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला जो कॉटन
के कपड़े का जो मिल स्थापित किया गया था वो किस शहर में हुआ था? वो बम्बई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? मद्रास प्रांत में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी वो थी। ठीक है, कह रहा है कि भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश पॉलिसी जो लेकर के आए थे वो तीनों पॉलिसी, उसमें से कौन सी पॉलिसी किसानों के हित के लिए थी, मतलब किसानों के हित की सुरक्षा करती थी। ठीक है, तो वो कौन सी पॉलिसी थी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रांत वाली। ठीक है, मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आई थी वो जो थी वो किसानों के हित की सुरक्षा करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजेंट को, जमींदार को हटा दिया गया था। डायरेक्ट टैक्स किसने लिया जाने लगा? किसान से। जब जमींदार रहते थे तो वो किसान से बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लेते थे और कंपनी को कम देते थे। मतलब कंपनी जितना बोलती थी उससे ज़्यादा टैक्स लेते थे और उसमें से कंपनी को कुछ देते थे, आधा अपने रख लेते थे। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया गया था? उसको हटा दिया गया, डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया जाने लगा। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त स्तंभ, या जिसको हम लोग स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, लागू किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो जल्दी बताइए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, अस्थाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और रैयतवाड़ी किसने किया था? रैयतवाड़ी मुनरो के बारे में हम बताया है कि थॉमस मुनरो ने किया था 1820 में। ठीक है, और उसके पहले आपको 1792 में भी किया था। किसने किया था? कर्नल रीड। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। बी 1793। ठीक है, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो दो बार, एक 1792 में और एक हुआ था 1820 में। मुनरो ने किया था 1820 में। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? 1820। 1820 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। सारा आपका सब्जेक्टिव हम बताए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कीजिए, तब मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो महलवाड़ी प्रथा पहली बार औपचारिक रूप से कब लागू की गई थी? तो हम आपको कब बताए थे? 1820 से एक साल पहले 1819 में। लेकिन अगर आपको 1819 अगर नहीं दिए है तो आप क्या मारिएगा? 1822 मारिएगा। ठीक है, सॉरी 1822 मारिएगा। ठीक है, तो 1819 अगर आपको एग्जाम में नहीं दे रहे तो आप क्या दीजिएगा? 1822। ठीक है, तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा को कब लागू किया गया था? 1822 में। लिखिए, सही है, औपचारिक रूप से कह रहा है, लेकिन पहली अगर लागू किया गया था 1819 में ही, लेकिन औपचारिक रूप से कह रहा था, मतलब पूरी तरीके से उसको स्थापित कब किया गया? तो 1822 में फाइनली ये लागू हो गया था। ठीक है, शुरुआत तो हो गई थी 1819 में, लेकिन फुल्ली जो स्थापित हुआ था वो 1822 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्र में लागू किया गया था, वो पूछ रहा है कि वो कौन कौन सा क्षेत्र था? अस्थाई बंदोबस्त किस किस क्षेत्र में लागू किए गए थे? तो याद रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो हम आपको पढ़ाए ही हैं। उसके अलावा आपका मद्रास का उत्तरी जिला और बनारस में भी इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर 1 2 3 4 5 मतलब सारा हो जाएगा। ठीक है, कि आपका डी आंसर हो जाएगा सबकी सब। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ आपको मद्रास के उत्तरी जिला में और बनारस में ये सब जगह हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे आइए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो जब ब्रिटिश काल में कौन सा एरिया ऐसा एरिया था जिसमें अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था? तो याद रखिएगा, जब भी अफीम की बात आए तो बिहार आएगा, क्योंकि बिहार इस काम में आगे था। ठीक है, तो अफीम के उत्पादन में सबसे आगे कौन था? तो बिहार था। ठीक है, चलिए 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन सा उत्तरदायी कारण था? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब 18वीं शताब्दी में बंगाल में जो वस्त्र उद्योग पतन होने लगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो इसका मेन कारण क्या था? ये आपसे पूछ रहा था। मेन कारण आपका क्या था? तो उसका ब्रिटेन को निर्यात करने वाला जो कर था, तट कर था, वो था। मतलब जब ब्रिटेन में टैक्स हम लोग लेकर के जाते थे तो वो बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लिया जाता था। तो इसी वजह से ये कंपनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नील कृषि की दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक थी, नील दर्पण। इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। तो अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। तो कहवा बगान जो सबसे पहली बार जो लगाया गया था अंग्रेज द्वारा, वो कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था वायनाड जनपद में। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और जो नए नए क्वेश्चन लग रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनको एक दो बार फिर से देखिए। ठीक है, फिर से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। कहवा बगान सबसे पहली बार अंग्रेज ने कहाँ लगवाया था? तो वायनाड जनपद में। ठीक है, चलिए आगे आइए। वायनाड जनपद। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वही क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं कि आर्थिक दोहन मतलब ड्रेन थ्योरी, मतलब धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो ये सबसे पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे आइए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अंग्रेज के समय सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा, मेयो के समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। वैसे जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाएंगे तो लॉर्ड मेयो के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो भारत में जनगणना स्टार्ट हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखा जाए। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो आप ही लोग बताइएगा, ये हम बता चुके हैं कि थॉमस मुनरो जो थे वो किस बंदोबस्त से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हम आपको बताया था ना कि 1820 में दूसरी बार जो इसको लागू किया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा। कब? 1820 में। ऐसे तो 1792 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन 1820 में जब दूसरी बार स्थापना हुई थी मद्रास में, तो वो कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में किया गया था? तो किन नगर के बीच में किया था? बंबई से थाने के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1853 में जो रेल लाइन की स्थापना हुई थी वो किसने किया था? इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? बंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, आगे आइए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब कह रहा है कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पर कुछ पैसे खर्च कर रही थी आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए। ठीक है, मतलब आधुनिक शिक्षा देने के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य पूछ रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो पहला है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि हो क्या रहा था कि ब्रिटिश अकेले तो पूरी तरीके से शासन को कर नहीं सकती थी, तो ये ब्रिटिश जो थे वो भारतीय को कुछ पढ़े लिखे भारतीय को छोटे छोटे पोस्ट को पर उन लोगों को जॉब देती थी काम करने के लिए। तो उनको काम करने के लिए जब वो जॉब देती थी तो जॉब देने के समय उनको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता था। मतलब पढ़ा लिखा मतलब उनको इंग्लिश आनी चाहिए थी, क्योंकि वो ब्रिटिश है तो उनको अंग्रेजी शिक्षा आनी चाहिए थी। तो इसलिए ब्रिटिश ने ये डिसीजन लिया था कि भारत के ऊपर हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, ये इस आवश्यकता की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने पैसे खर्च किए थे भारतीयों के ऊपर, वरना वो ऐसे नहीं करते। ठीक है, अगला 25 नंबर। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त में हम आपको बता चुके हैं कि पूरा कितना परसेंट, यहाँ आपको परसेंट पूछ रहा है, तो हम आपको क्या बताए थे? भाग बताए थे। कितना भाग था? 10/11 कंपनी को देना होता था और 1/11 खुद रखना होता था। तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 89%। ठीक है, तो उसका जब परसेंटेज निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 89%। तो अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार को लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत देना होता था? तो 89%, मतलब 10/11। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे कौन कौन से एरिया शामिल था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई,
पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, तो ये सब की सब शामिल थे। हम आपको कौन कौन चीज़ बताए हैं, तो मद्रास, बम्बई और असम बता चुके हैं। तो पूर्वी बंगाल और कुर्ग ये भी दो स्टेट, दो एरिया शामिल थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था, मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। 27 नंबर, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। ठीक है, कर्नल रीड और मार्टिन बर्ट थे ना, तो मार्टिन बर्ट को कहा जाता है, जो आपको महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में जो भूमि व्यवस्था को स्थापित किया गया था, तो उसके प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो उनको स्थापित करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, मार्टिन बर्ट थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे आइए। समस्त अंग्रेजी भारत की सार्वत्रिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन थी, तो हम आपको बता चुके हैं कि सबसे भारत के सबसे बड़े भूभाग में, मतलब 51% भाग में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, तो आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई आपको 19%, रैयत 51% और महलवाड़ी आपको 30%। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग, ठीक है, वीटल आयोग जिसको कहते हैं, सॉरी वीटल आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था। तो आपसे पूछा है कि भारत में जो उपनिवेश काल चल रहा था उसमें वीटल आयोग 1929 का क्या उद्देश्य था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या था, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ये इसका आयोग का उद्देश्य था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियां थी उस पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये वीटल आयोग का उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था, ये पूछ रहा। 1881 में वह बैंक स्थापित हुआ था। ठीक है, वो कौन सा बैंक था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1881 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था सबसे पहली बार, तो याद रखिएगा अवध का कॉमर्शियल बैंक था। अवध का जो कॉमर्शियल बैंक था वो भारत का पहला 1881 में स्थापित किया गया था और उस सीमित देयता का प्रथम बैंक था ये। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, कौन सा बैंक था, अवध का कॉमर्शियल बैंक। आगे ही, अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो अंग्रेज द्वारा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था वो आपसे पूछ रहा कहाँ लागू किया गया था, तो वो आपको बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास में या बम्बई में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो मद्रास, बम्बई और आसाम में था, तो मद्रास और बम्बई आपको दिया हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में पारित जो इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य क्या था, तो इल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था उसका उद्देश्य आपसे पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या था, तो जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर। देखिए इल्बर्ट बिल के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो उसी के समय इल्बर्ट बिल आया था, तो इल्बर्ट बिल के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें होता क्या था, इल्बर्ट बिल क्या था, तो इसमें होता क्या था कि पहले भारत में जो जज होते थे वो ब्रिटिश जज होते थे। ठीक है, और भारतीय जज भी होते थे, लेकिन अगर ब्रिटिश का कोई भी केस, कोई भी मुकदमा अगर ब्रिटिश का आता था तो ये नियम था कि उस ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो मुकदमा जो सुनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जज ही सुनेंगे, भारतीय जज नहीं सुनेंगे। भारत में जो जज, भारत के लोग जो जज थे वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो सिर्फ भाई ब्रिटिश जज जो थे वो वही सुनेंगे। तो इसी को बराबरी का दर्जा देने के लिए, ब्रिटिश और भारतीय जज को बराबरी का दर्जा देने के लिए यह इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा 1883 में लाया गया था, लेकिन ये कैंसिल हो गया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इस बिल को। तो इसी के चलते रिपन ने उसको क्या किया था, अपने वायसराय पद से रिजेक्ट कर दिया था, मतलब इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, वो थोड़ा अच्छे थे भारतीयों के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे आइए।
अगला क्वेश्चन, अब अगला आपका आया है मिलान करने वाला 33 नंबर। तो उसको मिलान कीजिए। बड़े बड़े सामंतों को आवंटित भूमि और मालगुजारी के इजारेदारी अथवा तहसीलदारी को आवंटित भूमि और उप किराएदारी पर देने या गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, इन चारों को आपको मिलाना है कि ये किससे किससे संबंधित है। तो जागीरदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महलवाड़ी या जमींदारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? 1, मतलब कि बड़े सामंतों की आवंटित भूमि क्या थी? तो जागीरदारी प्रणाली। ठीक है। बी का आंसर हो जाएगा 4, मतलब मालगुजारी और इजारेदारी जो थी उसका क्या हो जाएगा? जमींदारी प्रणाली से था। ठीक है। और सी का आंसर क्या हो जाएगा? 2, मतलब उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने या हस्तांतरण करने, इससे रिलेटेड अगर जो होगा वो कौन था होगा? रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है। और डी का आंसर हो जाएगा 3, मतलब कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त जो थी उसको हम लोग क्या कहते हैं? महलवाड़ी प्रणाली। ठीक है। महलवाड़ी बंदोबस्त में हम आपको बताए थे कि पूरे ग्राम स्तर, पूरे गांव से ये टैक्स लिया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? महलवाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आइए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका कारण क्या था? ये आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र रूप से कोई आपका जो कहा जाता है कि विकास होना, वो नहीं हुआ था। तो वो उसकी वजह क्या थी? उस विकास की वजह, विकास नहीं होने की वजह क्या थी? तो आपका भारी उद्योग का अभाव था। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि भारी उद्योगों का अभाव, मतलब कि स्वतंत्र रूप से कोई भी उद्योग नहीं चल पा रहा था। क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव था। मतलब भारत में उस समय भारी उद्योग नहीं थे। तो भारी उद्योग कहने का मतलब जो मतलब लोहा, स्टील, आयरन, ये सब बनाने की जो फैक्ट्री थी वो नहीं थी। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ये सब चीज़ बनाने की फैक्ट्री नहीं होगी तो बाकी छोटी मोटी फैक्ट्री तो बनेगी ही नहीं। ठीक है। तो वही कह रहा है। तो भारी उद्योग का अभाव था उस समय। कोई स्टील फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री कोई भी बड़े पैमाने पर नहीं थी अब भारत में। ठीक है। चलिए आगे आइए। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? यह आपको थोड़ा सा हिंट हम आपको पिछले वाले वीडियो में दिए भी थे और हम आपको बताया है कि 1813 का चार्टर एक्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए 1813 में क्या था कि आपको पूरी तरीके से आम जनता को भी व्यापार का अधिकार दे दिया गया कि आप आके व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐसा था जिसका व्यापार रखा गया था। ठीक है। मतलब 2 चीज़ ऐसी थी जिसको अभी भी कंपनी के पास वह व्यापार था कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी उसका व्यापार करेगी। तो वो कौन था? तो चाय और चाइना, ये 2 ऐसे व्यापार थे जो अभी भी किसके पास थे? कंपनी के पास। याद रखिएगा, चीनी मत कर दीजिएगा। अक्सर लोग देख के चाय और चीनी मत, चाय और चाइना के साथ व्यापार, मतलब चाय का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनी ही करेगी, आम जनता नहीं करेगी। और चाइना के साथ अगर जो अभी व्यापार करेगा वो भी सिर्फ कंपनी करेगी, आम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों व्यापार को भी 1833 में ख़त्म कर दिया गया, तब आम जनता भी उसको कर सकती थी। ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरी तरीके से जो व्यापारिक अधिकार था वो खत्म कर दिया गया और आम जनताओं के लिए खोल दिया गया। तो वो कौन सा एक्ट था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे आइए। 37 नंबर। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। उनकी अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? ये पूछ रहा कि इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, मेन कारण यही था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखिए, पहले कंपनी से जमींदारों को बोला था कि 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, तो जमींदारों को ये बोला गया था कि वो खेतिहारों को, ठीक है, पट्टा जारी करेंगे, मतलब कि वो ज़मीन देंगे उसको खेती करने के लिए, या इस तरीके से कुछ नियम ना कानून था। तो ज़मींदार ऐसा काम नहीं करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा किसानों पर अत्याचार करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? इसका कारण क्या था? तो ज़मींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही सबसे मेन वजह थी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
ठीक है, चलिए आगे आइए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर आपसे विचार करने को कह रहा है और फिर कह रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही है। 38 नंबर आपका। तो हम पूरा की पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि 1 2 3 मतलब आपका तीनों की तीनों सही है। आप चाहें तो पढ़ करके अपने से देख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार जमींदार से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। सही बात है कि हमेशा के लिए अस्थायी बंदोबस्त मतलब लगान निश्चित कर दिया कि आप जितना लगान जो देंगे वो इतना ही देंगे, आपका बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत रैयतों से लगान निश्चित किया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। और महलवाड़ी जो है वो पूरे गाँव से लिया जाने लगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 3, तीनों की तीनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टाइम हम लोगों के पास कम है। आधा घंटा यहीं पर हो गया। आप देखिए कुछ क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद हम रोक देंगे, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। और आप एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आपको ऐसा स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि वो सब्जेक्टिव का पीडीएफ और साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ हमको मिले, तो आप हमसे दिए डिस्क्रिप्शन में नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आप उससे हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पीडीएफ के कुछ चार्जेस, वन टाइम चार्जेस लेंगे, उसके बाद आपको पूरा पीडीएफ फ्री लाइफ टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब जब जितना वीडियो अपलोड होगा उन सारे वीडियो का एक एक पीडीएफ आपको आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप पीडीएफ लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे आइए। मतलब आपको ये पता चल जा रहा है कि आपको ये दिखा दे रहे हैं आधे घंटे के अंदर में कि जो सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्टिव से कैसे क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। और मैक्सिमम लगभग हम 40-50 क्वेश्चन तो आपको ये एक आधे घंटे की वीडियो में हम करवा ही दे रहे हैं। बाकी आपका काम है और क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। अगर और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ में कम से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 70, 80, 90, किसी में 100, 150 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद रहने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, इसको आपको बताना है कि इसका मेल करना है कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, मतलब इसको लागू किसने किसने किया था, तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद से मिलान कीजिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त का क्या हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त आपको मालूम है, कार्नवालिस को ही देख करके आप डायरेक्ट हिंट मिल जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कार्नवालिस की थी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त का 1 कार्नवालिस। दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त का क्या हो जाए, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने किया, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि थॉमस मुनरो 1820 में और कैप्टन रीड ने किया था कब, तो वो किए थे 1792 में, एक साल पहले ही, 1793 से एक साल पहले 1792 में। तो ये रैयतवाड़ी का क्या हो जाएगा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। और महलवाड़ी बंदोबस्त में कौन थे, तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट थे, ये महलवाड़ी में थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। तो महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वो आपको बताना है कौन कौन सा क्षेत्र है। तो आपको गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत, जो हम आपको बताए थे कि पश्चिमी यूपी, उत्तर यूपी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रांत का कुछ भाग भी हम आपको बताए थे कि मध्य प्रांत, और मराठाओं के अधिकृत जो प्रदेश था वहाँ पे भी, और पंजाब में। तो मतलब सारा की सारा आपका आंसर सही है। मतलब गंगा घाटी भी है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी पढ़ाया था ये भी है, मध्य प्रांत का भाग ये भी हम बताया था, और मराठाओं का कुछ मराठाओं के द्वारा जो कुछ अधिकृत एरिया था वहाँ पे भी लागू किया गया था, और पंजाब में भी लागू किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं क्योंकि आपका आधे घंटे से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है और उससे लंबा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, या इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहते हैं कि और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम और थोड़ा लंबा बनाएं, मतलब कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाएं, तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तब हम इस वीडियो को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे की जगह हम 1 घंटे का वीडियो पूरी बना सकते हैं, मतलब उसमें सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आज कम से कम आपको ये पता चल गया कि जो सब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं, जो भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ाए हैं, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ तो आपको पता चल गया।
और अब आपका काम है कि इस वीडियो को फिर से देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, और अगर पूरा डिटेल में ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमसे PDF ले लीजिए। चलिए, तो और एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, आप जितना हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना जल्दी वीडियो आएगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।